एक मिनट है ना, स्टार्ट करो, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सब लोग अपना आवाज म्यूट रखेंगे। आई विल म्यूट यू ऑल। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बराबर से अभी? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। Collection and preservation of blood. Today's topic is collection and preservation of blood. How blood is collected and how it is preserved. ठीक है, तो हम पहले जानेंगे ब्लड को कैसे कलेक्ट करते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है टेस्ट करने के लिए, तो आपको ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है। तो हम कैसा ब्लड कलेक्ट करते हैं? तो ब्लड कलेक्शन के लिए, इट इज अ ब्लड कलेक्शन यूज्ड इन ऑल लैब्स टू फाइंड आउट व्हाई सिम्टम्स आर अपीयर इन द पेशेंट। हमें क्या करना पड़ता है? पहले ब्लड कलेक्शन करने के पहले देखना पड़ता है ऑल द लैब्स टू फाइंड आउट व्हाई सिम्टम्स आर अपीयर इन द पेशेंट। क्यों सिम्टम्स आए हैं उसकी जांच करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, जांच क्यों करनी पड़ती है? जब पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है तभी तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तभी डॉक्टर उसको टेस्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे किसी को बहुत दिन से खांसी आ रही है, किसी को बहुत दिन से सर्दी हो रही है, तभी वो जाएगा ना। बुखार आ रहा है, जब कोई सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स यानी लक्षण, अगर बीमारी के लक्षण आएंगे तभी वो जांच करने के लिए उसके पेशेंट्स के पास जाएगा, और तभी डॉक्टर उसको बोलेगा जांच करने के लिए, तब वो जांच कराएगा। नाउ फ्लेबोटोमी, व्हाट इज फ्लेबोटोमी? टू कट अ वेन इन ग्रीक, उसको बोलते हैं वेन को कट करना। ग्रीक में जो वेन यानी नस, जो हमारी नस होती है उसको कट करना ग्रीक में, उसको कहते हैं फ्लेबोटोमी। Is a process of making incision in a vein. It is a process of making incision in a vein. Incision है ना छोटा सा कट, क्योंकि हम वेन में से ही तो ब्लड निकालते हैं ना जांच करने के लिए। यहाँ वेन में से हम ब्लड निकालते हैं, तो उसको थोड़ा सा कट करते हैं, जो वेन में से प्रिक करके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेबोटोमी। A person who practices phlebotomy is termed as the phlebotomist. उसको क्या कहते हैं? फ्लेबोटोमिस्ट। आजकल आप, पहले लिखा रहता था पैथोलॉजी लेबोरेटरी, आजकल आप देखोगे लेबोरेटरी के आगे लिखा रहता है फ्लेबोटोमी। बड़े बड़े एम्स वगैरह हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ फ्लेबोटोमी लिखे रहेगा, फ्लेबोटोमी है ना। और उसको जो करता है उसको फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्टिंग के लिए। ना व्हाई ब्लड कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट? ब्लड कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लड एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक्स टूल्स अवेलेबल टू क्लिनिशियन विद इन हेल्थ केयर। सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। जब तक आपको, पहले जमाना चला गया कि हाथ नाड़ी दिखा दिए और उन्होंने बोल दिया आपको सर्दी है, खांसी बुखार, ये दवाई ले लो, ये दवाई, वो अब वो जमाना नहीं है। अब तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा पहले ब्लड टेस्ट करा के आओ। आपको किडनी में तकलीफ है, आपको लिवर में तकलीफ है, आपको हार्ट की तकलीफ है, उसकी टेस्ट आप दिखाओगे तब वो रिपोर्ट देखेगा, तब आपको दवाई स्टार्ट करेगा। अनलेस एंड अनटिल रिपोर्ट नहीं होगी तब तक कुछ आपको जांच के दवाइयां मिलने वाली नहीं है। हाँ, छोटा मोटा रेगुलर जो लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार, उसकी बात अलग है। बाकी जो कोई प्रॉब्लम के लिए कोई जाता है ना, हार्ट में दर्द है या किडनी नीचे पेट में दुख रहा है, तो पहले रूल आउट करेगा कहाँ तकलीफ है। वो रूल आउट करने के लिए उसे जांच करना पड़ेगा पूरा, इसलिए डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल टू क्लिनिशियन विद इन हेल्थ केयर. Its data is relied upon in the clinical setting for interpretation of clinical signs and symptoms. और उसका जो डाटा है अब क्लिनिकल सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सर्दी है, खांसी है, 6 महीने से खांसी आ रही है, आपको ट्यूबरकुलोसिस के लिए जांच किया तो क्लिनिकली भी उसका पॉजिटिव दिख रहा है ना, तब आपका पॉजिटिव, मॉन्टूक्स टेस्ट पॉजिटिव आया, तो मॉन्टूक्स टेस्ट पॉजिटिव है तो लक्षण उसके अंदर टीबी के दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो वो क्लिनिकली उसके साइंस सिम्टम्स को रूल आउट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, दोनों को मिला के फिर इसको तकलीफ है या नहीं। समझ में आई? ऐसे ब्लड कलेक्शन। हाँ, बिकमिंग अ फ्लेबोटोमिस्ट क्यों बनते हैं? ये एमडी जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनको कहते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। रिक्वायर्स अ सोशल, क्लेरिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। फ्लेबोटोमी इज अ लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड द लेबोरेटरी। पेशेंट और लेबोरेटरी के बीच में लिंक होती है, उसे कहते हैं फ्लेबोटोमी। एंड अ पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम में नहीं है ये, हेल्थ केयर वाले नहीं है, लेकिन ये जांच करते हैं। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स है ये। What is the role of the phlebotomist? क्या रोल है इसका? To collect the blood for accurate and reliable test results.
ब्लड कलेक्ट करते हैं एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन प्रोसीजर्स आर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स टू असिस्ट इन द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, ये बताया एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो आप कलेक्शन कर रहे हो, ब्लड टेस्ट कर रहे हो, उसका एक्यूरेट रिजल्ट होना चाहिए। एक्यूरेट नहीं है, आप किसी पेशेंट को ब्लड शुगर है और आपने उसका दे दिया कि भाई नॉर्मल आया रिजल्ट, और बेचारे उसको 200-300 पहुंच गया, तो उसकी तो जान चली जाएगी ना, कोमा में चला जाएगा बंदा। आपने तो नॉर्मल लिख के दे दिया और वो नॉर्मल था ही नहीं, है ना। तो इसलिए वो ध्यान रखना चाहिए आपको कि नॉर्मल है या नहीं है, पेशेंट का रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल है, इसके ऊपर पूरे लोगों की रिपोर्ट के ऊपर उनका पूरा आगे का ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। वो नहीं इसको पहले लगा दे, बंद छींटे जाएंगे उसमें, उसको साइड कर दे, कॉर्नर में रख दो उसको। Accurate identification and collection procedures are critical, important procedures to assist in the diagnosis and monitoring of patients. ठीक है। सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन लेने के लिए पेशेंट को आपको हॉस्पिटल बुलाना पड़ता है, अपने लेबोरेटरी में बुलाना पड़ता है। पेशेंट प्रिपरेशन प्रायर टू टेस्ट, पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है टेस्ट के पहले। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता बनानी पड़ती है। ब्लड के नाम से वैसे सारे लोग घबराते हैं, है ना। तो उनको बताना पड़ता है एक छोटी सी निडल लगेगी और आपको घबराना नहीं है, केवल यहाँ से लगेगा, चीटी जैसे काटेगी, आराम से आप तो आग बंद कर लो, आपका 2 मिनट में काम हो जाएगा। उनको प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली एंड फिजिकली। घबराते भाग जाते कई लोग तो सुई के नाम से, डर से ब्लड के। तो पेशेंट प्रिपरेशन के लिए अगर ये फास्टिंग ब्लड शुगर है तो आप उनको एक दिन पहले बताइएगा कि भाई बॉटल दे रहे हैं आपको, आप सुबह का यूरिन फास्टिंग वाला लेके आइए और खाना खाने के पहले वाला ब्लड से आपका लेंगे। और खाना खाने के बाद वाला है तो उनको बताइए कि 1.5 घंटे 2 घंटे बाद का सैंपल चाहिए पड़ेगा, तो वो हम आपका टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, कौन सा टेस्ट है, ये सारे टेस्ट के नाम लिखे हैं। हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट, पीबीएफ है ना, पोस्ट मील ब्लड शुगर, और ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एंडाइसिस, रेटिकुलोसाइड काउंट, प्लेटलेट काउंट, नीड्स फॉर फास्टिंग, तो नीड नॉट फॉर फास्टिंग। तो ये अलग अलग टेस्ट है, इनके लिए फास्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये खाली सिर्फ ब्लड शुगर वगैरह होता है, उसके लिए फास्टिंग टेस्ट चाहिए पड़ता है। और जो स्टमक से रिलेटेड टेस्ट होती है, एसजीओटी, पीटी वगैरह, यूरिक क्रेटिनिन, उसके लिए ब्लड टेस्ट के लिए आपको इसकी फास्टिंग स्टमक की यूज पड़ती है, तो वो आपको बताना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर ब्लड कलेक्शन, और क्या तैयारी करनी पड़ती है हमको ब्लड कलेक्शन के लिए? आइडेंटिफाइंग टेस्ट एंड डिटरमाइन प्रॉपर वॉल्यूम टू बी कलेक्टेड, कौन सी टेस्ट है और कितना ब्लड चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ESR है तो 2 ml ब्लड हो जाता है, आप फालतू 10 ml निकाल रहे बंदे का। तो ध्यान रखिए कौन सी टेस्ट है, कितना ml ब्लड चाहिए, कितना उसमें वॉल्यूम लगता है, सीरम लगेगा कि होल ब्लड लगेगा, वो सारा चीज देख के आपको ब्लड निकालना चाहिए। कि आपको 2 ट्यूब में चाहिए ब्लड की 3 ट्यूब में चाहिए, है ना, तो वो ध्यान रख के आपको ब्लड निकालना चाहिए। तो आइडेंटिफाई टेस्ट एंड डिटरमाइन प्रॉपर वॉल्यूम टू बी कलेक्टेड, प्रॉपर जितना वॉल्यूम चाहिए उतने कलेक्ट करिए। नोट, 0.5 ml सीरम या प्लाज्मा के लिए 1 ml ऑफ द होल और सेंट्रीफ्यूज ब्लड इज रिक्वायर्ड। 0.5 ml आपको सीरम चाहिए, उसके लिए 1 ml ब्लड में से भी वो 0.5 ml सीरम निकल जाता है, प्लाज्मा निकल जाता है। ठीक है, 1 ml ब्लड में से। डिटरमाइन प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर बेस्ड अपॉन एज एंड साइज ऑफ द पेशेंट। बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसके लिए अलग वाली नीडल आती है, वो जो बटरफ्लाई वाली, उससे डाल के निकालते हैं। बड़ा है, बुजुर्ग है, कौन सा पेशेंट है, उसके हिसाब से आपको निकालना चाहिए ब्लड, कितना चाहिए, कैसा निकालना है। कम्युनिकेट विद द पेशेंट अबाउट प्रीवियस ब्लड कलेक्शन एक्सपीरियंसेस, है ना। पेशेंट से पहले बात कर लीजिए, उनने पहले कभी ब्लड निकाला है, नहीं निकाला, घबराया है तो नहीं है बंदा, तो वो सारी चीजें उनसे पूछ लीजिए। कई लोग निकालते रहते, देते रहते ब्लड वगैरह, तो उनको उतनी तकलीफ नहीं होती। कलेक्ट प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफायर्स, रिक्वेस्ट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर पेशेंट की आइडेंटिफिके बार ले लीजिए, आप उनसे पूछिए नाम, एड्रेस, सब चीजें, क्योंकि आपको सारी चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ती है। रिक्वेस्ट में पूरा इक्विपमेंट वगैरह जो जो आपको चाहिए वो सारे हमें अरेंज करके रखने पड़ते हैं वहाँ पर। पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जैसा रिपोर्ट होता है उसमें सारी चीज़ें उसके भरनी पड़ती हैं आपको। जो आप रिपोर्ट देते हैं तो वो रिपोर्ट में आपको सारा भर के देना पड़ता है। सैंपल नंबर आपने लिया, 2 ml लिया, IDTA के लिए लिया, फिर अमाउंट पेड, उसने कितना पैसा भरा, रिसीट नंबर है उसका, सैंपल नंबर कौन सा आपने दिया उसको, डेट आपने लिखना है, एज है, सेक्स है, पेशेंट का नाम आपको डालना है, वार्ड कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कौन से, क्योंकि कई बार क्या होता है बाहर अगर है तो बाहर से 10 हॉस्पिटल के अलग अलग पेशेंट के आते हैं, और एक ही हॉस्पिटल में आप लेबोरेटरी के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर आपकी लैब है, तो कौन से वार्ड से पेशेंट आ रहा है, कि OPD से पेशेंट आ रहा है, वो सारा आपको ऐड करना पड़ता है। बेड नंबर कौन सा है उस बंदे का अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो, फिर कंसल्टेंट कौन है, कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, डायग्नोस उन्होंने क्या करके रखा है,
और सिग्नेचर, ठीक है। और उसमें आपकी फिर साइन चाहिए पड़ेगी, और डिटर्मिनेशन में वो क्या क्या चीज आप जांच करा रहे हो वो सारा चीज देखना होता है। वो नहीं, इसको लगा लेना दरवाजे को बेटा, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन में आपने हीमोग्लोबिन है, पीसीवी है, आरबीसी है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, रेटिकुलोसाइट्स है, ईएसआर है, एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है, ये सारी चीजें की टेस्ट होती है जो आपको उसमें लिख के देना पड़ता है। इसके नॉर्मल रेंजेस ये लिखे हैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन का 12 से 16, 12 से, है ना, पीसीबी 38 से 54, ये सारी चीज की नॉर्मल लिखी है। 3.8 टू 5.5 मिलियन है ये, 10 आरबीसी का नॉर्मल, प्लेटलेट्स का नॉर्मल है ना। तो ये सारी चीजें इधर लिखी रहती है आपकी, आपको इधर पे रिजल्ट लिखने पड़ते हैं। जो रिजल्ट आप दोगे उसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ लिखनी पड़ती है। ये डिफरेंशियल काउंट में आपको देखना पड़ता है, न्यूट्रोफिल्स कितने दिखे, लिम्फोसाइट्स कितने, मोनोसाइट्स कितने, यूसिनोफिल्स कितने, बेसोफिल्स कितने, ब्लास्टोसाइट्स कितने, जो भी आपको दिखेगा वो सारा चीज आपको इसमें पूरा लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा यहाँ पे आपको रिजल्ट के लिए एक जगह अलग से खाली होती है। और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड एंड रिमार्क, अगर आपको इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस आए, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप नीचे ऐड कर सकते हैं, रिमार्क्स डाल सकते हैं कि आगे इसकी भी न्यूट्रोफिल जैसे बहुत आ गए, 75 के बदले बहुत सारे आ गए, 100, 150, 200 हो गए ऐसे, तो कितना परसेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब आपको लिखनी पड़ती है उसमें। कितने दिख रही है उसने, फिर अगर 5, 1 से 6 आने चाहिए, 1 से 6 नॉर्मल है, और 6 के बदले 15, 20, 50 आ गए, तो ये भी उसने फिर एलर्जिक टेस्ट कराओ उसका, तो वो आप बता सकते हैं, उसमें नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ईएसआर अगर 0 से 20 से ज्यादा हो रहा है, 50, 100 ईएसआर आ रहा है, तो ही माइट भी अर्थराइटिस पेशेंट हो सकता है, हड्डी वड्डी का दर्द है, तो भाई तू आरए टेस्ट करा ले, या डॉक्टर से और बात कर लो उनका कि भाई इसको हड्डी का तकलीफ है, तो जो भी टेस्ट है आप उसको जो बताओगे उसके हिसाब से वो आगे और टेस्ट करेंगे और बताना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स पोजिशनिंग, पेशेंट पोजिशनिंग में आउट पेशेंट सिटिंग इन चेयर, इन पेशेंट्स लाइंग इन द बेड और सिटिंग इन चेयर, ठीक है। आउट पेशेंट मतलब जो बाहर से पेशेंट आते हैं, आउटडोर पेशेंट, ओपीडी के पेशेंट आते हैं, उनको तो चेयर पे बिठा के आप ब्लड लेते हैं। और इंडोर पेशेंट है वो तो बेड पे लेटे हुए होते हैं, एडमिट है पेशेंट तो, ठीक है, तो उनको लाइंग ऑन बेड रहेंगे, इन चेयर वो, या फिर चेयर पे भी बैठ के आप ले सकते हैं। अगर वो आगे चलते हुए आ सकते हैं अपने लेबोरेटरी में तो चल के, फिर आपकी ये रेस्ट आर्म वाली चेयर होती है, मुनी वो वाला कर ले अभी बाहर का बाथरूम आता है दरवाजे पे, हाँ डिस्टर्ब हो रहा है ना मैं कभी। पोजीशन चेकलिस्ट, देयर इज नो डेंजर ऑफ द पेशेंट्स फॉलिंग, देयर इज इजी एक्सेस टू द आर्म, ये आर्म जो है ये मतलब गिरने का तकलीफ नहीं होना चाहिए उनको, ये डेंजर नहीं होना चाहिए कि मैं गिर जाऊंगा, चक्कर आ जाएंगे, तो ये आराम से पेशेंट ने लेटना चाहिए, टिकना चाहिए, हाथ बराबर रेस्ट करने के लिए, यहाँ पे एक आर्म के लिए होता है हाथ रखने के लिए, तो आम जो आम है इसको बोलते हैं आम, तो ये आम रखने के लिए बराबर जगह होती है, उसके ऊपर वो आम को रख के रेस्ट करता है आराम से। द पेशेंट इज कंफर्टेबल, दैट इज एडिक्वेट स्पेस टू प्लेस सप्लाईज विद इन द रीच, और हर कुछ चीज आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पेशेंट का ब्लड निकाल रहा है, टूर्निकेट नहीं है, उधर दौड़ रहा है टूर्निकेट लेने के लिए, फिर ब्लड लेने के लिए, फिर सिरिंज लेने के लिए दौड़, फिर स्पिरिट सॉप लाना दौड़ा, ऐसा नहीं। सारा चीज एक साथ व्यवस्थित एक अपने ट्रे होती है, उसके ऊपर आप रख लीजिए कौन से ट्यूब चाहिए, कौन सी आपको चाहिए, सीरम वाला चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी का चाहिए, किस चीज के लिए आपको कलेक्ट करना है, वो सैंपल कलेक्शन का सामान सब चीज बाहर आपके पास में होना चाहिए, विद इन रीच, विद इन रीच यानी फट से आपने हाथ उठाना चाहिए और मिलना चाहिए आपको चीजें। रिएजेंट्स एंड इक्विपमेंट, जो जो आपको ब्लड टेस्ट के लिए लगता है, ये सिरिंजेस रहती हैं, सिरिंजेस के साथ में नीडल्स आती है, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग नीडल्स होती है, ठीक है। जैसे मॉन्टुक्स वगैरह लगाने के लिए इतनी बारीक वाली पतली नीडल होती है, छोटी सी जो इंट्राडर्मल लगाना पड़ता है यहाँ पे मॉन्टुक्स का टेस्ट स्किन में, तो इंट्राडर्मल लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे छोटी सी नीडल होती है उसकी वाली। फिर और अलग अलग 2 ml के लिए, 5 ml के, 10 ml के लिए, या फिर उसके लिए जो आपका अलग अलग जांच के लिए अलग अलग ये सिरिंज जो 2 ml, 5 ml की सिरिंज है, 10 ml की सिरिंज है, इसके अलग अलग इसके ये सिरिंजेस के साथ में उसकी निडल साथ में आती है। फिर निडल्स के साथ में फिर वैक्यूटेनर्स होते हैं, फिर ग्लोव्स होते हैं, मास्क होता है, टूनिकेट होता है, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ती हैं। विदाउट मास्क, विदाउट ग्लोव्स आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म मत करिए, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। पेशेंट पूरा हमेशा हॉस्पिटल में जब आता है तो उसके पास में 1000 बीमारियां होती है, आपको पता भी नहीं होती कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त है, ठीक है। और ये सारे ट्यूब्स होते हैं, ये ट्यूब के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था, कौन से ट्यूब में कौन सी चीज इकट्ठी की जाती है, लेते हैं। तो ये अलग अलग ट्यूब अलग अलग चीज के लिए होती है, कोई सोडियम साइट्रेट वाला होता है, कोई ऑक्जेलेट का होता है, ये प्लेन वाला होता है ना। तो ये अलग अलग ट्यूब्स होते हैं जिसमें आपको पता रहना चाहिए कौन से इसमें हमें ब्लड कलेक्ट करना है।
फिर निडल डिस्ट्रॉयर, पहले ये होता नहीं था ज़्यादा, निडल ऐसे डिस्पोज कर दी जाती थी, अब तो निडल को तोड़ के और बाकायदा डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में डाला जाता है, मतलब उसका अलग से कैरी बैग होता है जिसमें उसको डाला जाता है। एक सेकेंड, निडल डिस्ट्रॉयर होता है जिसमें उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। फिर रिएजेंट्स, रिएजेंट्स लगते हैं, एंटीसेप्टिक स्पिरिट चाहिए या सेवलॉन चाहिए, टिंचर आयोडीन चाहिए, 70% अल्कोहल चाहिए, जिससे वो पेशेंट का हमें स्टरलाइज करना पड़ता है, जहाँ से भी लेना है, जो भी एरिया से लेना है उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। तो उसको स्पिरिट से एंटीबायोटिक चाहिए पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ प्रिक करोगे तो होल हो जाएगा, तो वहाँ ऑर्गेनिजम्स अंदर जाने नहीं चाहिए, इसलिए आजू बाजू की एरिया पूरी स्टरलाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो अल्कोहल ये सब। और ब्लड कलेक्शन मेथड्स, या तो कैपिलरी होगा या वेनस होगा। ब्लड कलेक्शन के दो ही मेथड है। कैपिलरी मतलब आप फिंगर टिप से कर दे तो दैट इज कैपिलरी मेथड, और या कैपिलरी बच्चों के लिए कई बार कान के लोब से भी कर दे, कान का जो लास्ट पॉइंट होता है ना, यहाँ से कर लेते, या हील होती है उनकी एड़ी, एड़ी में लास्ट में यहाँ से करते छोटे छोटे बच्चों का, कैपिलरी मेथड वहाँ से। और वेनस ब्लड जो होता है वो यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ इसके बाद पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको, आर्म में से, ठीक है, वेनस ब्लड। देन पेशेंट ऑब्जर्वेशंस प्रायर टू ब्लड कलेक्शन, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन हो जाए प्रायर टू ब्लड कलेक्शन, क्या क्या आप देखते हो पेशेंट के लिए, उसको आईवी सलाइन वगैरह लगी है क्या, आईवी बॉटल तो नहीं लगी है, उसको इंजरीज तो नहीं है, कहीं मार तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एडिमा, आप यहाँ से ब्लड निकालो तो यहाँ पहले से सूजन तो नहीं है, यहाँ कोई ऑलरेडी उसको आईवी का वो लगा तो नहीं है, यहाँ पे कैनुला वगैरह, मेडिकेशन कोई दवाई उसने पहले खाई है क्या, पेशेंट अलर्टनेस वो बराबर जागृत है या नहीं है, नींद में तो नहीं है, बेहोश तो नहीं है ना, पेशेंट इमोशनल, बहुत ज़्यादा टेंशन में तो नहीं है, इमोशनल तो नहीं है, एंड मेंटल स्टेटस, कई बार पेशेंट निकालना ही नहीं, ज़्यादा छोटा बच्चा तो रो रो के पागल कर देता है सबको हॉस्पिटल में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पेशेंट ऑब्जर्वेशन, पहले आप सब चीज़ें चेक करके रखिए ब्लड निकालने के पहले, ठीक है। साइट्स फॉर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, साइट्स फॉर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन उंगलियों से निकालते हैं, मैंने बताया आपको, कान के लोब से निकालते हैं और एडी में से भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये साइट्स फॉर ब्लड कलेक्शन, ये कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के लिए। हाउ टू ऑब्टेन कैपिलरी ब्लड, आपको बताया था उस दिन भी मैंने कि आपने निकालना है, फिंगर को साफ करना है स्पिरिट सॉप से, और फिर उसको प्रिक करना है, यहाँ पे धीरे से प्रिक करना है, ऐसा नहीं कि जोर से पकड़े और डब्बे से मार दे, वैसे वैसे नहीं मारना है फोर्सफुली, हल्के से बस ऐसे टच करना, टच करोगे ब्लड ऊज हो जाता है, बाहर आ जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पकड़ के नीचे से हाथ को पकड़ के रेस्ट देके उंगली ऐसे, उंगली को ऐसे अधर में लेके ऐसे मारना नहीं है, आप एक हाथ से आप उसका हाथ पकड़िए और दूसरे हाथ से आप प्रिक करिए, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, blood from capillary network can be used to perform test for which only few drops of the blood is required। कब करते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन? जब केवल थोड़े से ड्रॉप्स ब्लड की चाहिए होती है, ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए पड़ता, तब हम कैपिलरी कलेक्शन करते हैं। 2-4 बूंद आपको ब्लड ग्रुपिंग के लिए करना है, 3 ड्रॉप ब्लड चाहिए, टीएलसी करना है 1 ड्रॉप ब्लड चाहिए, और टोटल ल्यूकोसाइड काउंट करना है तो आपको वो पिपेट भरना है उतना ही चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए उसमें उतना चाहिए, तो इधर से हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं होता, ब्लड ग्रुपिंग भी हो जाता है। तो जिसमें ड्रॉप्स ऑफ ब्लड चाहिए पड़ता है वो ब्लड यहाँ से आप निकाल सकते हो कैपिलरी ब्लड से। फिर उसके बाद सुटेबल फॉर, कैपिलरी ब्लड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज टेस्ट विच रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड है ना, जब 2 ml 4 ml 5 ml चाहिए तो यहाँ से वो कैपिलरी ब्लड 2-4-5 ml नहीं आएगा, उसके लिए आपको वेनस ब्लड ही चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिलरी ब्लड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज टेस्ट विच आर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। इट इज नॉट यूज फॉर प्लेटलेट काउंट, और प्लेटलेट काउंट के लिए भी इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके लिए भी आपको क्लॉटिंग वाला ब्लड चाहिए पड़ता है, वो होल ब्लड चाहिए पड़ता है जिसमें एंटीकोगुलेंट होंगे, क्योंकि कैल्शियम के लिए रोकने के लिए क्लॉट एंटीकोगुलेंट चाहिए पड़ता है। सुटेबल फॉर हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, आरबीसी काउंट, मैंने अभी बताया ना आपको, हीमोग्लोबिन चल जाएगा, उससे टीएलसी लग जाएगा, डीएलसी लग जाएगा, आरबीसी काउंट पिपेट आप भर सकते हो। और काउंट बाय माइक्रोडाइल्यूशन मेथड जो आपको करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ थिन ब्लड फिल्म टू डिटरमाइन द ब्लड पिक्चर, ये आप इससे कैपिलरी ब्लड से कर सकते हो। और कैपिलरी ब्लड से वो ब्लड शुगर भी कर लेते हैं, जो ग्लूकोमीटर आता है ना छोटा सा, उसमें आप 1 ड्रॉप लिया कैपिलरी ब्लड से, वो ग्लूकोज मीटर से आप ग्लूकोज ब्लड कर सकते हो, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। और वेनस ब्लड कलेक्शन, वेनस ब्लड कलेक्शन कब करते हैं? ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द पेशेंट, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। कब करते हैं इसको? जब बहुत सारा ब्लड चाहिए पड़ता है, तब वेन से ब्लड निकाला जाता है, ठीक है। साइट्स फॉर वेनस ब्लड, अभी साइट्स फॉर वेनस ब्लड आपको बता रही हूँ, देखो हाथ आर्म से ना, ये
आपका आर्म है, तो ये आर्म में से यहाँ से ब्लड निकाला जाता है। यहाँ देखो आप उसको ट्रायंगल बनाया है आपके वहाँ पे दो नसें आती है, ऐसे दो जॉइन होते हैं, ट्रायंगल बना हुआ है, वहाँ दो नस होते हैं, उसमें से एक कोई नस में से आपको निकालना पड़ता है, बताया आपको कौन से। ये एंटीक्यूबाइटल वेन जिसको बोलते हैं, रेडियल वेन एंड डॉर्सल वेन, ये आपको इधर पे पिक्चर में मैंने दिखा दी है सारी चीजें, ठीक है। ये वेन देखो, ये सिफेलिक वेन है, ये बाइसेप्स है, ये ऊपर में, ये बेसिलिक वेन है, यहाँ साइड से आ रही है, ठीक है। ये सिफेलिक वेन जा रही है, ये सारी वेन्स है। ये जेंट्स लोग में इसमें बहुत जो वो होते हैं उन लोग के, इसमें कई लोगों में बहुत अच्छे से वेन्स पूरी आइडेंटिफाई हो जाती है, और आपको यहाँ से वेन लेना होता है, ठीक है। वेन्स यूज्ड फॉर ड्राइंग ब्लड, मीडियल क्यूबॉइटल वेन फर्स्ट चॉइस, वेल सपोर्टेड, फिर सेकंड है सिफेलिक वेन सेकंड चॉइस, फिर बेसिलिक वेन थर्ड चॉइस, often the most prominent vein, but it tends to roll easily and makes vein puncture difficult. तीन वेन इसमें बताइए, मीडियन क्यूबाइटल वेन, सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। अभी आपने जो पिक्चर देखा था ये देखिए, बेसिलिक वेन जो इस साइड वाली है, इस साइड वाली है बेसिलिक वेन है, थर्ड चॉइस है। सिफेलिक वाली वेन जो ये ऊपर से आ रही है, ये सेकंड चॉइस है। ये मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है ये फर्स्ट चॉइस है, ठीक है। तो ये एक दो तीन वेन्स हैं जिसमें से ब्लड निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। सिफेलिक वेन इस साइड से भी, जहाँ से भी मिल जाए वेन से निकालना पड़ता है। ये बेसिलिक वेन यहाँ कंटिन्यू है, यहाँ सिफेलिक वेन कंटिन्यू है, ठीक है। मीडियन क्यूबॉइटल वेन ये है, तो ये आपको यहाँ से आप ब्लड निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हैंड्स एंड फीट, कभी कभी ये इसकी यहाँ पे सूजन आ जाती है, हाथ में कैन्यूला वगैरह लगा, आईवी लगी रहती है, तो यहाँ सूजन आ जाती है, तो फिर ये पंजों में से भी यहाँ भी वेन्स होते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर पंजों में, पैर के पंजे में से भी, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी सूजन हो गई, कई बार पेशेंट बहुत महीनों महीनों एडमिट रहता है, तो फिर यहाँ लग जाती, यहाँ लग जाती, यहाँ लग जाती, सारी जगह ब्लड लग लग के सारी जगह की वेन पंचर हो जाती, सूजन आ जाती, एडिमा आ जाता, तो फिर उनको नीचे पैर फुट में से लेना पड़ता है, पैर पंजे में से लो या फिर हाथ के पंजे में से लो, ये देखना पड़ता है। तो हैंड्स एंड फीट से ले सकते हैं। डॉर्सल हैंड वेन्स, ये डू नॉट यूज द टू, ये ग्रीन बटरफ्लाई और स्ट्रेट नीडल आपको यूज करनी चाहिए, नीडल इन द वेन्स ऑन द डॉर्सल हैंड, इंस्टेड यूज द ब्लू बटरफ्लाई नीडल विद अ सिरिंज, ठीक है। वो बटरफ्लाई नीडल आती है ना जो बच्चों के लिए निकालते, जिससे वैसी वाली नीडल से निकालना चाहिए, कैनुला में जो डालते हैं वो वाली नीडल से, बटरफ्लाई नीडल उसको बोलते हैं, उसको प्रेस करो ऐसे खोल जाता है, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई वेन वाली नीडल से निकाल सकते हैं इससे। वेन्स ऑफ द फुट, ये वेन्स फुट की वेन्स है, ठीक है, पैरों की वेन्स। देन वेन्स ऑफ द फुट में आपको बताया, यूजिंग द वेन्स ऑफ द फुट फॉर ब्लड कलेक्शन इज नॉट आइडियल, इंसर्शन कैन बी क्वाइट पेनफुल, जो ये बहुत दुखता भी है लोगों को, इतना इजी नहीं है, ऊपर का जितना पता नहीं पड़ता उतना नीचे में तकलीफ होती है। यूजिंग द वेन ऑफ द फुट फॉर ब्लड कलेक्शन इज नॉट आइडियल, इंसर्शन कैन बी क्वाइट पेनफुल, needle puncture in the foot are more likely to become infected and are more likely to produce phlebitis. Phlebitis मतलब लैब इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, और हाई रिस्क पे रहता है, निकालते नहीं है, बहुत कम। इफ यू यूज द फुट, बी श्योर टू टॉक टू द पेशेंट्स, आर एंड रिकॉर्ड ऑन द पेशेंट स्टिकर, और उस पर बराबर मार्क कर दीजिए, लिख दीजिए, बता दीजिए उनको। डू नॉट परफॉर्म वेन पंक्चर इन द फुट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट का तो हील जल्दी नहीं होता है, तो पैर में उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दिस पॉपुलेशन, surface of the forearm, wrist area, above the thumb of the index finger, back of the wrist, knuckle of the bum और index finger, foot और ankle, infants and head veins, ये सारी चीजें जहाँ से निकालते हैं हैंड एंड फीट्स के अलावा। इन अप्रोप्रिएट साइट्स, इन अप्रोप्रिएट साइट्स मतलब अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से ब्लड मत लीजिए, किसी का जल गया है, किसी को सूजन आ गया, किसी को ऑपरेशन हुआ है, ये इडिमाज हो जाए, एसिडिमा हो गया, ये हेमाटोज हो गया, लाल हो गया है, वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी ब्लड ले चुके थे, वहाँ पे रेडनेस हो गई, सूज गया है ना, नील पड़ गई है, ये स्कैर्ड एरियाज अगर जल गए हैं वहाँ पे, तो ये ऐसे जगह से ब्लड लेना नहीं चाहिए, जहाँ प्रॉब्लम है वहां से मत लीजिए, जहाँ नहीं प्रॉब्लम है वो वाले एरिया से आप ब्लड लीजिए। साइड्स बियॉन्ड द आईवी लाइन और एनी, अगर वहां पे आईवी लगी है ऑलरेडी तो आप उसके आगे पीछे से आप कहीं से ब्लड मत लीजिए, दूसरी जगह से लीजिए, ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ से लेना नहीं चाहिए।
ड्रॉ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉ फॉर मल्टीपल ट्यूब कलेक्शन। बहुत सारे ट्यूब में आपको ब्लड डालना है, हीमोग्लोबिन डीएलसी डीएलसी ये सारा ब्लड शुगर और बायोकेमिस्ट्री में भी डालना है। काफ़ी सारे टेस्ट के लिए कई बार पेशेंट आता है, मल्टीपल टेस्ट करने पड़ते हैं, तो अलग अलग ट्यूब में डालना पड़ता है। तो आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कौन से कलर में कौन सा ट्यूब डालना है, तो ये फिर से मैंने इसमें आपको दिया है। इसमें आप देख लीजिए, ये ब्लड ये जो है कल्चर के लिए, जो ब्लड कल्चर के लिए येलो वाला चाहिए पड़ता है एसपीएस, उसमें रहता है। साइटेड ट्यूब लाइट ब्लू कलर का रहता है। और ये बीडी वैक्यूटेनर या एसएसटी जेल वाला सेपरेटेड ट्यूब, ये सेपरेट, ये ग्लास ट्यूब प्लास्टिक में इस टाइप से होता है। इसका हिपैरिन वाला ग्रीन कलर में होता है ना। और बीडीएस वैक्यूटेनर वाला जो है सेपरेटेड ट्यूब विथ हिपैरिन वाला लाइट ब्लू। ईडीटीए का ट्यूब पर्पल कलर में होता है, और फ्लोराइड वाला ये वाला ग्रे कलर में होता है, फ्लोराइड ट्यूब वाला, ठीक है। और ये मिक्स बाय द इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग से 8 से 10 बार उसको मिक्स कर लो ऊपर नीचे करके, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। आप ये जो डालोगे ना, तो ये हमें जैसे बायोकेमिस्ट्री करनी है तो उसमें ये ऐड करके आपको बायोकेमिस्ट्री करनी पड़ती है, तो उसमें मिक्स होना चाहिए। पाउडर डाला है या लिक्विड डाला है तो ब्लड आपका उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। एंटीकोगुलेंट में मिक्स करोगे तभी वो होल ब्लड रहेगा, नहीं तो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कलर्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं ट्यूब के लिए। टूर्निकेट एप्लीकेशन, अब टूर्निकेट कहाँ बांधना पड़ता है, जो यहाँ बांधते हो ना जिससे नस एकदम क्लियर दिखने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड टूर्निकेट। वो टूर्निकेट आता है बराबर, उसमें स्टिकिंग होती है। ऐसा नहीं कुछ भी आपने धागा ले लिया, कपड़ा ले लिया, बांध दिया, ऐसे नहीं। अगर नहीं है इमरजेंसी, कभी कभी बाहर गया, उसका कुछ खो गया, गिर गया, मूव हो गया, तो फिर बात अलग है, लेकिन हमेशा टूर्निकेट लेके जाना चाहिए, टूर्निकेट बांधना चाहिए प्रॉपरली। Apply approximately 3 to 5 inches above antecubital fossa, not more than 1 minute। 1 मिनट से ज़्यादा के लिए नहीं बांधना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बांध के रख दिए और फिर बाद में आप सामान ढूंढ रहे हो, ब्लड निकाल, अब यहाँ से अपन सिरिंज ले रहे हैं, अब यहाँ से मैं स्पिरिट ला रहा हूँ, वहाँ से मैं स्लाइड्स ला रहा हूँ, ऐसे नहीं। सारा चीज़ पहले अरेंज कर लो, सब तैयारी हो गई, उसके बाद उसको टूर्निकेट बांधो। वो बेचारा वहाँ पे तो प्रेशर में मरा ही जाएगा, इसलिए सारी चीज़ें पहले अरेंज करके रखो, फिर टूर्निकेट बांधना। If the skin appears balanced above and below the tourniquet is too tight, अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है, तो आप निकाल दीजिए, ढीला हल्का कर दीजिए उसको। If your finger can be inserted between the tourniquet and the patient's skin is too loose, ठीक है। कब करना चाहिए टूर्निकेट को, थोड़ा सा आपकी उंगली घुस रही कि नहीं उसमें देख लीजिए, मतलब इतना टाइट तो नहीं है कि वो बहुत टाइट हो गया, तो थोड़ा बहुत हल्का सा लूज कर लीजिए स्किन, अगर लूज ढीली है तो, ठीक है। टूर्निकेट अप्लाई करनी, ये पैल्पेट, पैल्पेट करके आपको देखना चाहिए उसमें कि बराबर टूर्निकेट अप्लाई करने का बता दिया ना आपको। फिर पैल्पेट करना चाहिए। पैल्पेट मतलब हाथ लगा के देखना चाहिए धड़कन वहाँ पे है बराबर, कहाँ पे नस बराबर दिख रही है आपको, वो नस में से ब्लड जाते रहता है, तो वो पाल्पेबल होती है। पाल्पेबल मतलब आपको वहाँ पे महसूस होती नस है, वो महसूस होना चाहिए आपको, तभी आप प्रिक करना। जब तक आपको महसूस नहीं हो रही, आप उसको थोड़ा सा दबा के उसको ऊपर करिए टूर्निकेट बांधने के बाद भी। आफ्टर टूर्निकेट एप्लीकेशन द पेशेंट क्लेंच फिस्ट, उसने क्या दबाना पड़ता है, उसको मुट्ठी बांधनी पड़ती है ऐसे टाइट, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधनी पड़ती है ताकि टाइट रहे वो। फील फॉर अ वेन दैट रिबाउंड्स बाउंचेस व्हेन पुश्ड और टैप्ड ऑन, और जैसे ही वो, फिर आप उसको फील करिए, जब उसने मुट्ठी बांध लिया, टूर्निकेट बांध दिया, अब आप वेन को फील कर लिया, आपको कहाँ फील हो रही है वेन, और फिर जहाँ वेन फील हो रही है वहाँ आप उसको प्रिक करना है। पैल्पेट एनी पोटेंशियल वेन टू हेल्प डिटरमाइन साइज, डायरेक्शन एंड डेप्थ। हाँ, फिर वेन को आप पैल्पेट करके देखिए, बाकायदा उसका साइज बराबर है, लंबी बराबर जा रही है, अटकी तो नहीं है कहीं से, वो पूरा देखने के बाद आप उसको ब्लड लीजिए, ठीक है। तो अ स्लाइट रोटेशन ऑफ द आर्म में हेल्प टू बेटर एक्सपोज अ वेन दैट में अदरवाइज भी हिडन। कई बार वो छुपी हुई होती है, तो आप उसको बाकायदा, हिडन है अगर जो छुप गई है नहीं दिख रही है, तो आप थोड़ा सा हाथ को आड़ा टेढ़ा कर लेंगे, तो उससे आपकी वेन ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कांट फील द वेन, कांट फील द वेन मतलब वेन फील नहीं कर पाते आप, अगर नहीं हो रही है तो ट्रिक्स टू बी डिस्टेंडेड, वेन्स नहीं दिख रही है तो आपको ट्रिक्स चाहिए पड़ते हैं उसको देखने के लिए। हैव द पेशेंट्स पंप द हैंड 3 times, पंप करने के लिए, और जो पेशेंट का हाथ है उसको 3 बार आप उसको दबाइए, ऐसे ऐसे दबाने के बाद उसको आपने ऊपर आ जाएंगी वेन। Then don't overdo it because over pumping can create hemo concentration,
अगर ज़्यादा आपने पंपिंग कर दी, ज़्यादा दबा दिया तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। वार्म द एरिया विद अ हॉट पैक और वार्म मॉइस्ट क्लॉथ हीटेड अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको आपने गर्म पानी से या हॉट पैक होता है उससे आप उसको गर्म करिए थोड़ा सा, ताकि वहाँ पे, या मॉइस्ट क्लॉथ गीला कपड़ा रख दीजिए जिससे वो आपको इजीली दिखाई दे, वहाँ पे वेन आ जाए, है ना। इफ ऑल एल्स फेल्स, कंसल्ट अनदर टेक्नीशियन फॉर देयर ओपिनियन और इंटरवेंशन। और अगर फेल हो जाए, नहीं दिख रहा, तो फिर दूसरे टेक्नीशियन को बुलाइए या अपने डॉक्टर को बुलाइए, ताकि वो बाकायदा से देख के करे। क्लिनजिंग द साइट, क्लिनजिंग द साइट मतलब उसको साइट को क्लीन करना है आपको। पहले किस चीज़ से क्लीन करना है हमें उसको? स्पिरिट सॉप से। बताया था आपको, स्पिरिट से या सेल्वलॉन से या फिर टिंचर आयोडीन से, कोई भी एंटीसेप्टिक आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 90% तो हम स्पिरिट ही यूज़ करते हैं ब्लड ले जाने के लिए, ब्लड कलेक्ट करते समय। लेकिन दूसरी चीज़ भी अगर नहीं है स्पिरिट का अवेलेबल, तो आप दूसरी चीज़ ऑल्टरनेटिव है, आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ कर सकते हैं। After selecting a vein, clean the puncture site with a cotton ball saturated with 70% isopropyl alcohol और पैकेज अल्कोहल स्वab। जो अल्कोहल स्वab होते हैं उससे आपको उसको कलेक्ट, धोना, साफ करना चाहिए। It is a sterilizer. Rub the alcohol swab in a circular motion moving outward from the side. जो outward मतलब जो साइड आप ले रहे हैं वहाँ सर्कुलर मोशन में करना है। पहले अंदर को करिए फिर बाहर तक के आइए आप। ऐसा नहीं कि पहले बाहर का एरिया कर दिया फिर आप अंदर को जा रहे हो, नहीं, पहले अंदर का साफ करिए, अंदर जहाँ आपको प्रिक करना हो पहले अंदर, फिर उसके बाद बाहर आइए, धीरे धीरे गोल घुमाते घुमाते बाहर। Discreetly look at the swab when finished. If it appears excessively dirty, repeat the cleansing procedure with the fresh alcohol swab. अगर और गंदा दिख रहा है, मैल निकलते ही जा रहा है, कई लोग होते हैं कई बार महीनों नहीं नहाते, या कोई पेशेंट है काफी दिन तक के हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो बात ही नहीं कर पाता क्योंकि उसको आईवी वगैरह लगी रहती है, या फिर ऑपरेशन वाला है, या कोई ये हड्डी वड्डी टूट जाती है तो महीनों बेड पे पड़े रहना पड़ता है। तो अगर वह पेशेंट है उसकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, नहीं है, तो गंदगी होती है, मैल हो जाता है, तो उसको एक स्वॉब से साफ नहीं होता, दूसरा स्वॉब लेके भी आपको उसको साफ कर लेना चाहिए। सेकंड टाइम फिर से ले लीजिए उसको, स्वॉब क्लीन करें। आफ्टर क्लीनिंग डू नॉट टच द साइड। एक बार आपने क्लीन कर दिया उसके बाद आप हाथ मत लगाइए, पहले आपको जो ठोकना ठाकना है सारे काम पहले कर लीजिए, बाद में नहीं, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग डू नॉट टच द साइड इन द इफ द वेन मस्ट बी रिपल्टेड, ठीक है। अगर रिपेल करना है उसको वेन को तो बात अलग है, तो भी आप अपने हाथ को पहले स्पिरिट से साफ करें फिर हाथ लगाएगा। Some experts allow cleansing of the index finger before repalpating, but this technique is debatable. कई लोग उसको अपने इसको भी वो हाथ पहले वो कर लेते हैं स्पिरिट सॉप से, फिर उसके बाद में पैल्पेट करते हैं उसमें, ठीक है। Performing the vein puncture. Vein puncture करने, clean the selected area with the spirit swab. The patient's arm is gripped tightly with the help of tourniquet. The vein is penetrated by the position the needle at 20 to 30 degree एंगल। ये जो आपको नीडल पोजीशन करा हुआ दिख रहा है आपको कितना, ज्यादा ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं आपने ऊपर से डाल रहा ब्लेड निकालना, ऐसे निकलेगा नहीं, उसको बहुत हल्के से सीधा ही रखना पड़ता है, हल्का सा ऊपर होती है नीडल। देखिए आप 20 से 30 डिग्री का ये एंगल है यहाँ पे भी नीचे, ये जो नीचे हाथ के नीचे जहाँ नीडल है ना वहां का, ठीक है। ये यहाँ एंगल बोल रही है, नीडल जो है ना ये ऊंचा है इतना सा, ओनली 20 to 30 डिग्री एंगल है, इधर इधर से ब्लड आ जाएगा, ज्यादा ऊंचा करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, ब्लड नहीं आएगा ऊपर ठीक से, ठीक है। तो ये इतना एंगल होना चाहिए साफ साफ करने के बाद। लास्ट 3 मिनट से अभी continue. After the blood has been drawn, the patient should release the fist and the tourniquet is also released. A cotton ball is held firmly over the vein puncture site as soon as the needle is removed. जैसे रिमूव करते हैं नीडल, ऐसे नहीं कि आपने निकाल के उसको अलग कर दिया आप कॉटन ढूंढने जा रहे हैं, नहीं, जैसे आपने नीडल निकाला तभी के तभी आपने स्पिरिट सॉप वाला कॉटन उसके ऊपर रख दीजिए, दबा दीजिए उसको, बोलिए दबा के रखिए हाथ को ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। स्टॉप करने के लिए कॉटन फंसा के अपने हाथ मोड़ देना उसका। A cotton ball is held firmly over the vein puncture site as soon as the needle is removed. After removing the needle, the collected blood is dispensed in the appropriate tubes. फिर आप जो ट्यूब मैंने आपको भी बताए थे, जो जो टेस्ट करनी है वो ट्यूब में आप वो ब्लड को पूरा डाल दीजिए।
collect the blood. The blood is in the anticoagulant tubes are mixed carefully. जो blood है उसको anticoagulant में बराबर mix कर दे. जो भी आपने बताया मैंने आपको EDTA के लिए पर्पल कलर का था, ग्रीन कलर का, साइट्रेट का. तो ये सारी चीजों में जिस चीज में आपको चाहिए ब्लड शुगर करना है कि आपको EDTA का ESR करना, क्या टेस्ट आपको करनी है, वो ट्यूब लेके आप उसमें सीरम चाहिए तो रेड वाला कैप का लीजिए. तो अलग अलग ट्यूब अलग अलग चीज के लिए लीजिए. और ट्यूब्स आर कवर्ड विद अप्रोप्रिएट स्टॉपर. उनके स्टॉपर अलग होते हैं, अलग अलग ट्यूब के अलग अलग कलर होते हैं. The needle should be disposed by using needle destroyer. अभी आपको बता दिया था. Dispose use cotton syringes into penetrable containers. ठीक है. इसमें अभी बहुत सारे हैं, 40-43 हैं. अभी तो आपका कंप्लीट होगा नहीं ये. 3 मिनट बचे, लास्ट के 2 मिनट. किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं कल फिर से आपका जब टॉपिक आपका क्लास होगा नेक्स्ट क्लास तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी. आगे अभी 2 मिनट में होगा नहीं आपका कंप्लीट. हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. हाँ बोलो. मैम मैं लेट आया था. हाँ मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ. मुझे पहले पढ़ा. जावेद अख्तर, तुम BMLT के स्टूडेंट हो. ये DMLT की क्लास है बच्चे. तुम्हारी अभी 12:30 वाली क्लास है. ये 11:30 से 12:30 DMLT की क्लास है. तुम्हारी अभी इसके बाद वाली क्लास है 12:30 से 1:30 वाली. ओके मैम. कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन हो जाना. देख भी ले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है. इसके बाद वाली क्लास तुम्हारी है 12:30 से 1:30 तुम्हारा है माइक्रोबायोलॉजी का क्लास मेरा. ठीक है. ओके ओके मैम. मैं देख रही थी, मैंने देख लिया था तुम्हें BMLT का बच्चा है. मैंने कहा कोई बात नहीं, देख रहा है, मुझे क्या तकलीफ होती. ये DMLT की क्लास है. ठीक है. हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा पूछो. 1 मिनट बचा लास्ट. सबको समझ में आ गया? मैम इससे थोड़ा पीछे का मैम बता दीजिए दोबारा. बताया था मैंने आपको. ब्लड लेते समय देखो टाइम खत्म हो रहा है, समय समाप्त हो जाएगा आपका. ब्लड लेने के लिए हमें पहले पूरी सारी चीजें अरेंज कर लेनी चाहिए. टूनिकेट, नीडल, स्पिरिट सॉप, सारे चीजें, स्लाइड, ट्यूब, जितने हमको आवश्यकता सारा सामान जमाइए. फिर आप उसको टूनिकेट बांध दिया, स्पिरिट सॉप से साफ करिए. फिर नीडल से आपने एयर ऊपर नीचे करके नीडल ठीक करके फिर आप प्रिक करिए और फिर नीडल से ब्लड निकालिए. और यहाँ आपको नर्स बताई थी 3 बोलो. इसको आम बोलते हैं मैम. इसको आम बोलते हैं. हाँ, ये आम है. दिस इज कॉल्ड आम. हाथ को ये जो है ना आम है, ऊपर का साइड जो है इसको आम बोलते हैं. रेज द हैंड है ना. ये पूरे को तो हाथ बोलेंगे लेकिन दिस इज आम. ओके. तो वहां ब्लड निकाल के उसको डाल दीजिए. ठीक है. यही मैंने आपको बताया. उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन था, पूरे PPT थे. ठीक है. गुड. थैंक यू मैम. गुड लेक्चर. हेलो मैम. हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? समय